दोस्तों, मैं फिर से परमानंद कुमार आपको नमस्कार करते हुए आप बच्चों के शुभकामना के साथ दुर्गा पूजा बढ़िया से बीते। माँ दुर्गा पूजा की विशेष शुभकामनाओं के साथ मैं अध्याय 3 वर्ग 9 परमाणु एवं अणु के समीक्षा के लिए आपके पास उपस्थित हूँ और आपका जो इम्पोर्टेंट नोट्स है इसके माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट नोट्स जो है आप देख सकते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट नोट्स आपको मिलेगा। ठीक है। किसी पदार्थ का वह मूल पदार्थ जिसे सरलीकृत नहीं किया जा सकता। किसी पदार्थ का वह मूल पदार्थ। दोस्तों, यहाँ पर ये प्रिंट में कहीं मिस्टेक है। किसी भी पदार्थ का वह मूल पदार्थ जिसे सरलीकृत या सिंप्लीफाइड नहीं किया जा सकता है तत्व कहलाता है। दोस्तों, आप समझिए, किसी भी पदार्थ का, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो पोटेशियम हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे कॉपर हो, चाहे लोहा हो, ये सब तत्व है। दोस्तों, इसको आप जितना भी टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए, उसको ड्रिलिंग से किसी मशीन से क्रैक करके चूर्ण बना लीजिए, फिर भी एक चूर्ण भी निकलेगा तो उसमें लोहा, अगर बड़ा सा लोहा है तो लोहा का चूर्ण में भी लोहा का गुण होगा। यानी कि तत्व लोहे का ही उसमें प्रॉपर्टी होगा, उसका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, सारा गुण उसमें वही होगा। सोना को कितना भी काटेंगे तो सोना का ही गुण होगा। दोस्तों, चांदी को कितना भी काटेंगे, सूक्ष्मतम कण भी बनेगा तो चांदी का गुण होगा। कहने का मतलब है कि किसी पदार्थ का वह मूल पदार्थ होता है जिसे सरलीकृत नहीं किया सकता है, यानी तत्व कहलाता है। ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, चांदी और सोना। आप सभी को याद कर लेंगे और इसका सूत्र, संकेत, उसका प्रतीक, उसका परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान, ये सब को याद करना है। दोस्तों, इसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको याद करने के लिए। पहले तो इसको सुनिए और बढ़िया से 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर आपको याद हो जाएगा। सब पढ़ने का वीडियो सुन लेंगे तो दोस्तों याद हो जाएगा। हाइड्रोजन का H होता है सिंबल, कार्बन का C होता है, ऑक्सीजन का O होता है, आयरन का Fe होता है, चांदी का Ag होता है, सोना का Au होता है। दोस्तों, अब सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं। दोस्तों, तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है वह परमाणु कहलाता है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया सकता है वह परमाणु कहलाता है। दोस्तों, लेकिन परमाणु भी विभाज्य हो गया। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में इसके सूक्ष्मतम कण होते हैं, इसलिए इसको आप सूक्ष्मतम कण तो कहिए लेकिन विभाजित नहीं कर सकता, यह संभव नहीं है। परमाणु भी विभाज्य हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ये टॉपिक है दोस्तों, थर्ड पॉइंट आपका मान लीजिए, एक ही तत्व या भिन्न भिन्न के दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक से एक दूसरे से बंधे होते हैं अणु कहलाते हैं। दोस्तों, बड़ा अच्छा चीज़ है। एक ही तत्व नहीं, एक चीज़ और आपको बताना था, आगे हो गया क्या? नहीं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक ही तत्व या भिन्न भिन्न के दो या दो से अधिक परमाणुओं के समूह जो रासायनिक बंधन से एक दूसरे से बंधे होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से, अणु कहलाते हैं। जैसे O2 है मान लीजिए दोस्तों, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड से बंधे होते हैं। दोस्तों, तो ये एक परमाणु हो गया O2 का। अब हाइड्रोजन है दोस्तों, H2, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। दोस्तों, सिंगल बॉन्ड से वे बंधे होते हैं। N2 हुआ दोस्तों, नाइट्रोजन जो है ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन के साथ में बंधे होते हैं। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये 3 बंधन होते हैं। एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन। दोस्तों, तीनों बंधन से, रासायनिक बंधन से अगर जुड़े होते हैं, बंधे होते हैं, तो वो अणु कहलाते हैं। नेक्स्ट, जैसे एग्जाम्पल में भी इसमें दिया है दोस्तों, OT, H2, N2, H2O, CO2, MgCl2। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आप H2O का भी देख लीजिए दोस्तों। H2O ऑक्सीजन का जब भी होगा तो डबल बॉन्ड होगा। दोस्तों, तो मैंने ऑक्सीजन के पास में डबल बॉन्ड लगा दिया। हाइड्रोजन 2 ठो है दोस्तों, तो एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ दे दिया। ये संरचना सूत्र हो गया, स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन, यानी सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। दोस्तों, ये जल का अणु हो गया।
अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है यौगिक कहलाता है। अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है यौगिक कहलाता है। अणु जो एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है, तो एक से अधिक तत्व हमने कहा तो H हाइड्रोजन एक तत्व है दोस्तों, ऑक्सीजन एक तत्व है, तो हाइड्रोजन के साथ में H2O यानी कि हाइड्रोजन एक तत्व हो गया, ऑक्सीजन एक तत्व है, दोनों को मिलने से बना है, यानी O2 है और H2 है। दोनों को जब संयोग करेंगे तो दोस्तों H2O बनता है, यानी कि दो तत्वों से मिला तो इसको ये एक से अधिक तत्वों से भी मिलकर बनता है, तो इसी को यौगिक कहते हैं दोस्तों। दो अणु आपस में मिल करके जब निर्माण करेगा किसी बड़े यौगिक का, बड़े पदार्थ का, तो यौगिक कहलाता है। तो H2O, CO2, NH3, BrCl2, CH4, बहुत सारे कंपाउंड है केमिस्ट्री में। इतने कंपाउंड हैं दोस्तों कि केमिस्ट्री बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट हो गया बाद में। करोड़ों कंपाउंड हैं केमिस्ट्री में दोस्तों, इसलिए केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको पढ़ना चाहिए हम साइंस के विद्यार्थियों को, जो साइंस नहीं लेते हैं उनको भी ये सीखना चाहिए, समझना चाहिए दोस्तों। और जनरल कंपटीशन में तो आता ही है दोस्तों। कभी कभी आपको पूछ देगा मीथेन का सूत्र CH4 होता है दोस्तों, 10th में पढ़ना है। और मीथेन का संरचना सूत्र सिंगल बॉन्ड कार्बन के 4 गो होता है दोस्तों। तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा कार्बन के साथ में, देख लीजिए। कार्बन चतुसंयोजक होता है, तो 4 गो वैलेंसी होता है कार्बन का। देखिए कार्बन अपने साथ में 1 2 3 4 वैलेंसी लेकर के 4 गो लाइन रखा है सिंगल बॉन्ड का, 1 सिंगल बॉन्ड 2 सिंगल बॉन्ड 3 सिंगल बॉन्ड 4, और हाइड्रोजन को चारों तरफ रखा है। तो दोस्तों ये मीथेन का संरचना सूत्र है। ठीक है, अब चलते हैं फिर नेक्स्ट। किसी तत्व के सबसे छोटे कण, दोस्तों देख लीजिए, किसी तत्व के सबसे छोटे कण परमाणु होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के परमाणु H, ऑक्सीजन के परमाणु O, कार्बन के परमाणु C, मैग्नीशियम के परमाणु Mg इत्यादि। इनसे कई दिक्कतें हैं दोस्तों। किसी भी तत्व का जो सबसे छोटा कण होगा वो परमाणु होगा, और बड़ा कण तो अणु हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन को लिखेंगे तो हाइड्रोजन का ये अणु हो गया दोस्तों, ये अणु हुआ, परमाणु नहीं बोलेंगे, यानी अणु बड़ा हुआ परमाणु छोटा हुआ, ऐसे समझिए। अणु पिताजी हुए और परमाणु बेटा हुआ दोस्तों, ऐसे भी समझने में आपको दिक्कत होगा दोस्तों। तो चलिए ठीक है, अणु तत्व जो है एक पेज है, और अणु जो है एक पुस्तक हो सकता है, 2 पन्ना हो सकता है दोस्तों। चलिए ठीक है, अब द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, जो मास कंजर्वेशन लॉ होता है दोस्तों, उसको समझेंगे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का नहीं तो सृजन होता है और नहीं विनाश होता है, यानी मास नाइदर बी क्रिएटेड। दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, यानी आप इसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं दोस्तों। मास, ये पूरे धरती पर जहाँ भी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो मास एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में रूपांतरित हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए हमने मास नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी द्रव्यमान का नहीं तो सृजन होता है और नहीं विनाश होता है दोस्तों। ये द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत है, नियम है। नेक्स्ट, आप निश्चित अनुपात का नियम देखेंगे तत्व का। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव, निश्चित अनुपात का नियम देखिए दोस्तों, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, उसको निश्चित अनुपात का नियम कहेंगे। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में होते हैं। जैसे आप जल को ही ले लीजिए दोस्तों, हाइड्रोजन अनुपात ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का 16 अनुपात रहेगा, 16 भार होगा, जब भी होगा कहीं भी से लेंगे, समुद्र से लेंगे। और हाइड्रोजन का 2 है तो 1 दूना 2 होगा, यानी 2 अनुपात 16, 2 अट्ठे 16, यानी 1 अनुपात 8। 1 अनुपात 8 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात का भार हुआ, द्रव्यमान का भार हुआ, द्रव्यमान का अनुपात हुआ। इस द्रव्यमान के अनुपात से आप दुनिया में कहीं से भी जल को लीजिएगा या ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लीजिएगा तो वो जल बन जाएगा दोस्तों।
दोनों को संजो कराइएगा तो, या कहीं से भी जल उठाइएगा, जल लीजिएगा, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ईरान, सऊदी अरब, कहीं से भी लीजिए अपने धरती पर, तो सभी जगहों का जल तो जब आप अलग अलग कीजिएगा द्रव्यमान के हिसाब से तो उसका 1:8 ही प्राप्त होगा। इसी को निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं दोस्तों, कहीं बदलने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब चलते हैं दोस्तों एक अच्छा, फिर से एक अलग पॉइंट है। किसी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। कोई भी तत्व है दोस्तों, जैसे सोडियम है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम है, चाहे हाइड्रोजन है, कोई तत्व है, ठीक है। तो दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का, अब हाइड्रोजन को काटेंगे तो सभी परमाणु, हाइड्रोजन में से तो हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, कितना भी काटिएगा क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। सोना को कितना भी काटेगा तो सोना निकलेगा। तो हाइड्रोजन के सभी परमाणु को जितना भी तोड़ेंगे तो सभी परमाणु में क्या होगा, द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। यानी हाइड्रोजन वाला ही द्रव्यमान यहाँ भी होगा, इस हाइड्रोजन से काटेंगे इसको तो ये यहाँ भी वही द्रव्यमान, यही भी द्रव्यमान, यही गुण होगा और यही रासायनिक गुणधर्म भी होगा दोस्तों, उसका केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज होगा। यही होता है तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अब भिन्न भिन्न लेते हैं दोस्तों, एक सोडियम हो गया और एक यहाँ पर क्लोरीन हो गया, दो तत्व लेते हैं। सोडियम का अलग द्रव्यमान होगा, इसका 23 द्रव्यमान है, मान लीजिए 11 परमाणु संख्या है, इसका 17 परमाणु संख्या है, इसका द्रव्यमान 37 है, 35 है, 36 है मान लीजिए। तो अब हमको बताइए दोस्तों कि इस दोनों का द्रव्यमान भी अलग अलग हो गया और रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होगा। ये नेगेटिव आयन होता है दोस्तों, सोडियम प्लस आयन होता है दोस्तों। सोडियम को धनायन कहेंगे दोस्तों, क्लोरीन को ऋणायन कहेंगे दोस्तों। तो इस तरह से आप दोनों का अलग अलग गुणधर्म हो गया दोस्तों। ये दोनों का अलग अलग गुणधर्म है दोस्तों, लेकिन दोनों को अगर एक साथ हम रखेंगे तो ये सोडियम क्लोराइड बनाता है, साधारण नमक हो जाता है जिसको हम लोग खाते हैं दोस्तों, और हमें बहुत ही सुंदर टेस्ट लगता है। नमक के बिना भोजन करेंगे तो आपको खाना नहीं अच्छा लग पाएगा। सोचिए ये कितना निरापद बात है, कितने आश्चर्यजनक बात है। दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग, लेकिन एक साथ अगर रख देते हैं तो एक ऐसा प्रोडक्ट का निर्माण करता है जो हमारे जीवन में जीवन उपयोगी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, हमने जस्ट बताया था AMU एटॉमिक मास यूनिट। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात का परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं दोस्तों। थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन कुछ है नहीं दोस्तों। चलिए हम इसको फिर से दिखाते हैं। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व से सापेक्षा मन उसके साथ रिलेटिव करेंगे परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। यानी कि कार्बन 12 का 1/12 जो परमाणु द्रव्यमान होगा उसको किसी भी तत्व का, उसके साथ में सोडियम का हो चाहे किसी का भी हो, तो उसका परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं, जिसको AMU से डिनोट किया जाता है दोस्तों। अब अगला पॉइंट चलते हैं। किसी तत्व यौगिक का अणु उस तत्व यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। बड़ा अच्छा चीज़ है दोस्तों, देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए, किसी तत्व या यौगिक का अणु उस तत्व या यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। देखिए दोस्तों बड़ा अच्छा चीज़ है, जल है तो जल का अणु हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो ये जल का ही गुण को ये करेगा, प्रदर्शित करेगा, ना कि अपना गुण प्रदर्शित करेगा। क्लोरीन अपने आप में जहरीला पदार्थ है दोस्तों, लेकिन जब NaCl का निर्माण करता है, नमक बन जाता है, नमक साधारण नमक कहते हैं जो हम लोग खाते हैं, नून, तो ये नमक जो है ना, ये नमक का गुण प्रदर्शित करेगा, ना कि सोडियम कहेगा है हम सोडियम का अलग अलग गुण प्रदर्शित करेंगे, क्लोरीन का अपना गुण प्रदर्शित करेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जो केमिकल कंपाउंड का जो परिवार है ना, ये अपने आप में एक बेहतर परिवार है, ये अपना यूनाइटेड चीज़ दर्शाता है। हम परिवार में अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, अगर 2, 3, 5 भाई है और कोई अच्छा
अर्निंग करता है लाख पढ़ने लिखने के बाद भी, तो आपस में उसका एकता नहीं रहता, एकता भंग हो जाता है, टूट जाता है। वो कहता नहीं हम अपने आप में क्वालिटी टाइप के हैं, वो अपने आप में कहता है हम क्वालिटी वाले हैं, मेरी बात होनी चाहिए, वो कहता है मेरी बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है दोस्तों। ये सोडियम क्लोराइड एक केमिकल फार्मूला है जिसको नमक कहते हैं और एक खास अनुपात से मिलने से बनता है। नमक जैसे ही बन गया तो नमक का सोडियम में भी उस सोडियम क्लोरीन आपको दिखेगा नहीं नमक में, इस तत्व का गुण समाप्त हो जाता है और नमक का ही गुण उसमें रहेगा। यही चीज़ वो बता रहा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। कोई बात नहीं है, H है और फिर H है, दोनों मिल करके दोस्तों H2 का निर्माण करेंगे। ये अणु हो गया, एक ही तत्व के परमाणु है, दो परमाणु मिला और हाइड्रोजन का निर्माण कर दिया, ठीक है। और भिन्न भिन्न तत्व का परमाणु तो H2 हो गया और ऑक्सीजन हो गया, दोनों मिल करके H2O का निर्माण कर दिया, यानी जल का अणु निर्माण किया। यानी एक ही तत्व के परमाणु और अलग अलग तत्वों के परमाणु मिल करके परस्पर संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों। अब चलिए, ऑर्गन, हीलियम इत्यादि जैसे अनेक उत्कृष्ट गैसों तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, अतः ये एक परमाणुक होते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट गैसें किसी भी तत्व से यहाँ तक कि खुद से भी संयोजन नहीं करती है। बड़ा अच्छा चीज़ है दोस्तों, इसको याद रखना चाहिए। आप लोग उत्कृष्ट गैस कहिए, नोबल गैस कहिए, चाहे इनएक्टिव गैस कहिए। नोबल गैस ये बोल सकते हैं, इनर्ट गैस ये बोल सकते हैं। ये कुछ तत्व हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, 1 2 3 4 5 ये 6 तत्व जो है दोस्तों, ये गैस है और इसको उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, नोबेल गैस कहा जाता है, इनर्ट गैस कहा जाता है, हिंदी में अक्रिय गैस कहा जाता है। इसलिए कि किसी से अपना रिएक्शन नहीं करता है, ये खुद से भी रिएक्शन नहीं करता है, ये आपस में रिएक्शन नहीं करता है दोस्तों, इसलिए इसको इनर्ट गैस कहा जाता है। ग्रुप 0 ग्रुप में इसको रखा गया है प्रेडिक्टेबल में। और हमें ये तत्व याद रखना चाहिए। और सभी के बाह्यतम कक्षा में जब सभी का हम परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हीलियम को छोड़ के दोस्तों, तो सभी के परमाणु संख्या, सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी जैसे ही बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्टेट रूल के अनुसार, न्यूटन के अष्टक नियम के अनुसार ये अपने आप को स्टेबल है, फुलफिल करता है, अस्थायी होने का गुण, प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं होता है दोस्तों। ये न ऋणायन है न धनायन है, ये नो चार्ज वाला कोई भी आयन नहीं है, ऐसा एलिमेंट ये सब है दोस्तों। बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी हो सकता है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, तो वही लिखा है कि आर्गन, हीलियम जैसे अनेक उत्कृष्ट गैसों तत्वों के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, अतः ये एक परमाणुक होते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट गैस किसी भी तत्व से यहाँ तक कि खुद से भी संयोजन नहीं करता है। एक परमाणुक क्या मतलब दोस्तों, फिर से एक बार देखिए। जैसे हीलियम है, एक परमाणुक है। हाइड्रोजन है आपका तो 2 लिख सकते हैं, 2 परमाणुक हो सकता है, 2 परमाणु से मिलकर बना, लेकिन हीलियम 1 से, आर्गन 1 से, हाँ, नियॉन भी 1 से, क्रिप्टन भी 1 से, जेनॉन भी एक ही परमाणु से मिलकर, रेडॉन भी एक ही परमाणु से मिलकर बना हुआ है दोस्तों। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, अब बहुपरमाणुक वाला चीज़ देख लीजिए। आपको बताया ही है मैंने अभी, हाइड्रोजन 2 परमाणु की बात। तो यहाँ देखिए, किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। यानी कि हाइड्रोजन की परमाणुकता क्या हो गया, 2। ऑक्सीजन में O2 है, ऑक्सीजन की परमाणुकता क्या हो गया, 2। फास्फोरस को P4 से लिखते हैं, फास्फोरस की परमाणुकता क्या हो गया, 4। इस तरह से आप परमाणुकता को डिफाइन कर सकते हैं, एटोमिसिटी बोलते हैं इंग्लिश में इसको। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा चीज़ है। नहीं समझ में आएगा तो आप हमको कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में और कहिए कि सर कहाँ और समझाना है, क्या दिक्कत हो रहा है, तो मैं और मेहनत करूँगा दोस्तों। अभी तो मैं नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ, फैसिलिटी नहीं है उतना, फिर भी बना रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। नेक्स्ट,
कुछ तत्व जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन आदि अपने 2 परमाणुओं से अणु बनाते हैं दोस्तों, समझिएगा। कुछ तत्व जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन आदि अपने 2 परमाणुओं से अणु बनाते हैं। ऐसे तत्व को द्विपरमाणुक अणु कहते हैं। अभी हमने बताया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्लोरीन Cl2, हाइड्रोजन को भी लिखते हैं दोस्तों H2, क्लोरीन को भी Cl2, ऑक्सीजन को भी O2। इस तरह से ये सब क्या है, द्विपरमाणुक अणु है। चलिए नेक्स्ट, वह अणु जो 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं दोस्तों, उसको क्या कहेंगे, त्रिपरमाणुक अणु बोलते हैं। जैसे ओजोन, ओजोन जो है दोस्तों OZONE, ये O3 इसका अणुसूत्र होता है दोस्तों। और ये आप जानते हैं कि सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रे आती है उसको यही ओजोन लेयर है जो हमारे धरती तक नहीं आने देती है। ये ओजोन लेयर हमारे लिए, हम धरती वासियों के लिए ग्लोबलाइजेशन, ये धरती के लिए, पूरे पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी के जीव जंतुओं के लिए ये वरदान है, अमृत है। यदि ओजोन लेयर में छिद्र हो जाए दोस्तों, तो वहाँ से जो पराबैंगनी किरण आती है सूर्य से, अल्ट्रावायलेट रे, वो धरती पर आएगी और सभी जीव जंतुओं को कैंसर हो जाएगा। और कैंसर कितना भयानक बीमारी है दोस्तों, हम जानते हैं कि जो इलाज करने वाले डॉक्टर भी कैंसर से ग्रसित हो जाएंगे तो कहाँ से इलाज होगा। हर लोग कैंसर से ग्रसित हो जाएंगे और महामारी फैलेगी, सब लोग मर जाएंगे। तो ये इतना ही खतरनाक अल्ट्रावायलेट रे को रोकने का काम करते हैं दोस्तों। ये ओजोन इतना महत्वपूर्ण हमारा ओजोन है जो ऑक्सीजन का त्रिपरमाणु है। अब चलते हैं चतुर्परमाणु की ओर दोस्तों। किसी तत्व के वे अणु जिसमें 4 परमाणु होते हैं। 4 परमाणु अभी मैंने बताया था फास्फोरस का, फास्फोरस P4 लिखते हैं दोस्तों, और इसके 4 परमाणु होते हैं। किसी किसी का 8 भी होता है दोस्तों, जैसे S8, सल्फर का 8 परमाणु होता है दोस्तों, S8 लिखते हैं। इसको कहते हैं बहुपरमाणुक अणु। किसी तत्व के वे अणु जिसमें परमाणुओं की संख्या 4 से अधिक होती है उसको कहते हैं बहुपरमाणुक अणु। तो इस तरह से आपने परमाणुक तत्व को भी जाना, अणु को भी जाना। अब देखिए, किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है दोस्तों, इसलिए कोई भी परमाणु विद्युतता उदासीन होता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है किसी भी तत्व में दोस्तों। अगर सोडियम है तो सोडियम में परमाणु संख्या 11 है, तो 11 बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी है और प्रोटॉन की संख्या भी है। यानी किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होते हैं। इसी के कारण से कोई भी परमाणु विद्युतता उदासीन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यानी माइनस और प्रोटॉन यानी प्लस, यानी दोनों चीज़ अगर माइनस प्लस बराबर हो जाए तो क्या होगा, 11 प्लस है और माइनस 11 है तो क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। इसलिए परमाणु उदासीन होता है। मैग्नीशियम में 12 परमाणु है तो 12 इलेक्ट्रॉन भी है, तो 12 माइनस 12 गया 0। इस प्रकार से कोई भी परमाणु विद्युतता उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलाइज होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, अक्रिय गैस को छोड़कर सभी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक संरचना अस्थायी होता है। दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये 6 गैसें हैं जो निष्क्रिय हैं, इनएक्टिव गैस बोलते हैं। इनएक्टिव बोलिए, एक्टिव गैस, निष्क्रिय गैस बोलते हैं। और ये निष्क्रिय गैस में बाह्यतम कक्षा में अस्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट में 8 होएगा बाह्यतम कक्षा में, आप करके देखिएगा। ये लंबा चौड़ा है, अभी आपको इसमें नहीं आ पाएगा स्क्रीन में, हम उसका बना हुआ रूप फॉर्मेट में आपको बताएंगे। तो ये इनएक्टिव गैस हैं और कहा जाता है कि इसके अतिरिक्त जितने भी तत्व हैं उसमें बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए इसके अलावा जितने भी तत्व हैं दुनिया में वो अस्थायी नहीं है, टेम्पोररी है, अस्थायी होते हैं संरचना। इलेक्ट्रॉनिक संरचना से क्या होता है, अस्थायी, स्टेबल नहीं होता है दोस्तों, नॉन स्टेबल होता है। अक्रिय गैस को छोड़कर सभी परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नॉन स्टेबल होता है दोस्तों। चलिए, अस्थायी होता है, अस्थायी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं, ये हम लोग जानते हैं। परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। परमाणु अस्तित्व में बने रहने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी करते रहते हैं। आयन विद्युत आवेशित कण होते हैं, ये भी हमने बता दिया है।
कि सोडियम आयन है तो प्लस चार्ज है, क्लोरीन आयन है तो माइनस चार्ज है। तो आयन विद्युत आवेशित कण होते हैं। आयनों को इलेक्ट्रॉनिक संरचना अस्थायी होता है, ये भी बताया है कि आयन Na+ है दोस्तों, तो इसका परमाणु संख्या 10 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉनिक माइनस करेंगे तो 2 8 10 होगा। क्लोरीन में माइनस लगा है यानी 17 और एक ले लिया है 18 हो जाएगा दोस्तों। 18 होता है ऑर्गन का, 2 8 10 8 18 वाला संरचना प्राप्त कर लेगा। 8 बनो ना 8, और इस तरह से ये अस्थायी हो जाते हैं दोस्तों, यानी आयनों की इलेक्ट्रॉनिक संरचना अस्थायी होती है। आपने ये भी देख लिया। अब आइए, आयन स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं क्योंकि ये स्टेबल हो गए दोस्तों, अस्तित्व में वही रहेंगे जो स्टेबल होंगे। आयनिक यौगिकों में पहला तत्व मेटल होता है जो धनायन बनाता है, और दूसरा तत्व नॉन मेटल होता है जो ऋणायन बनाता है। आयनिक यौगिकों में देखिए दोस्तों, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसको कहा जाता है आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो Cl Na+, तो ये सोडियम क्या हो गया, धातु हो गया दोस्तों, धातु हो गया। और क्लोरीन क्या होगा दूसरा तत्व, नॉन मेटल हो गया, अधातु हो गया। तो मेटल और नॉन मेटल यानी आयनिक कंपाउंड जो भी होते हैं, बड़ा सुंदर चीज़ है। आप याद कीजिए कि एक धातु होगा जो धनायन कहलाएगा, कैटायन कहलाता है, और जो नेगेटिव आयन वाला होगा वो नॉन मेटल होगा, ऋणायन होगा। नेक्स्ट, मूल एक प्रकार से बहुत सारे परमाणुओं का ढेर हीप है। मूल क्या है दोस्तों, तो बहुत सारे परमाणुओं का ढेर है, हीप है, जिसमें किसी भी तत्व के परमाणुओं, अणुओं तथा अथवा आयनों की संख्या 6.022 × 10⁻² होता है। यानी मूल एक प्रकार से बहुत सारे परमाणुओं का ढेर है, ऐसे समझिए। मूल बहुत सारे परमाणुओं का ढेर है दोस्तों, ठीक है। तो आप ऐसा समझिए कि एक मोल अगर है तो इसका मतलब है कि इसमें कितना परमाणु होगा या कितना अणु होगा या कितना आयन होगा, तो 6.022 × 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर होता है। इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं दोस्तों। आगे हम बताते हैं, इतना पार्टिकल होता है एक मोल में, इतना अणु होगा, इतना कण होगा, इतना परमाणु होगा, इतना आयन होगा दोस्तों। नेक्स्ट, मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या परमाणु, आयन, अणु या सूत्र इकाई कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है। मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें कणों की संख्या परमाणु, आयन, अणु या सूत्र इकाई इत्यादि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में जितना परमाणु विद्यमान हो सकता है, आ सकता है, उतना ही होगा मोल, एक मोल। चलिए, किसी पदार्थ के एक मोल में कणों, परमाणु, आयनों की संख्या निश्चित होती है, जिसका मान अभी बताया है 6.022 × 10⁻23 होता है। इसी को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं दोस्तों। बस इसको याद रखना है। किसी तत्व के परमाणुओं के नेक्स्ट पॉइंट, किसी तत्व के परमाणुओं के एक मोल का द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। परमाणुओं के मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। इसी को AMU भी कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट भी कहते हैं, जिस पर हमने अगले वीडियो में न्यूमेरिकल भी दोस्तों जल का बताया था। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी चीज़ को जाना, सीखा। तब तक के लिए परमानंद कुमार को विदा कीजिए दोस्तों। थैंक यू। मेरी ओर से आप सभी की शुभकामना।